मेरे साथ हैं BMW इंडिया के प्रेसिडेंट एंड CEO हरदीप सिंह बरार। सर, स्वागत है आपका सिंधु आवाज में। आप लोगों ने पिछले साल लगभग 15,700 गाड़ियां बेची थी इस साल रिटेल में। इस साल सर आपका कितना हुआ 2025 में, जनवरी से दिसंबर तक? 2025 में हमने 18,001 गाड़ी बेची है, जो कि 14% का ग्रोथ है। जी सर। और सबसे बेस्ट ईयर रहा है हमारे लिए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती रही है। जब हमने Q1 शुरू करा तो हमारा ग्रोथ रेट 10% से कम था, और फाइनल क्वार्टर जो था अक्टूबर से दिसंबर वाला, इसमें हमने 6,000 प्लस गाड़ी बेची। आप इमेजिन करिए, 33% जो गाड़ियाँ थी हमने एक ही क्वार्टर में बेच डाली, जबकि फेयर शेयर 25% होता है। जी सर। तो 6,000 गाड़ी बेची, और इसमें हमारा जो ग्रोथ रेट था 17% था। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया साल रहा है। हमने बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च करी, 10 नए मॉडल लेके आए, अपना नेटवर्क एक्सपैंड करा, कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऐसे लेके आए जो कस्टमर को बहुत अच्छे लगे। तो ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स। सर, लास्ट ईयर आप लोगों ने जैसे कहा था कि 25 गाड़ियां आप लोग लेकर आए हैं, जिसमें कि न्यू गाड़ियां भी थी, हाँ उनके मतलब अपडेट वर्जन भी थे। जी। इस साल सर आप लोगों का टारगेट क्या है? तो हाँ जी, सिमिलर ही रहेगा। 10 हम बड़े चेंजेस लेके आएंगे, जिसमें सर। 6 बिल्कुल नई गाड़ियाँ होंगी, जी। 4 में बहुत मेजर चेंजेस होंगे, और बाकी जो 17 गाड़ियाँ उसमें माइनर मॉडिफिकेशंस, अपग्रेडेशंस, ये सब चीज़ें होंगी। तो सर, जो आपने कहा कि 6 जो नई गाड़ी होगी, तो नई गाड़ी किस सेगमेंट में आएगा? क्या 7 सीरीज में आएगा या फिर? देखिए, वो हम जैसे जैसे टाइम आएगा हम बताएंगे, लेकिन हम सेडान्स में, एसयूवी में, लेकिन एक सेगमेंट में आपको बता सकता हूँ, कन्वर्टेबल्स जो कि जी सर। ओपन टॉप है, वो भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं BMW में। लास्ट ईयर हमने मिनी में कन्वर्टेबल लॉन्च करा था, जिसका बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा। तो हम वैसी ही गाड़ी एक BMW में भी लेके आना चाहेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर आप लोगों ने मिनी कन्वर्टेबल लेके आए थे और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा इंडिया में, और पूरी 24 घंटे में पूरी यूनिट 50 जी। बिक चुकी है। तो अभी क्या दूसरी CB यूनिट आप लोग लेके आ रहे हैं, और कितना लेके आ रहे हैं? अरे देखिए, वॉल्यूम हम ऐसा प्लान नहीं करते। जैसे हमने लास्ट ईयर हमने ये नहीं प्लान करा था कि हमारा इलेक्ट्रिक का रिस्पांस इतना बढ़िया रहेगा। हम लेके आए, फिर कस्टमर की डिमांड देखी, जैसे डिमांड बढ़ी हम और ले आए। तो सेम चीज़ बाकी गाड़ियों के बारे में भी है। तो हम बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे इस मामले में भी, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, और वो बिल्कुल कस्टमर डिमांड के ऊपर निर्भर करता। तो कस्टमर डिमांड तो भी है ही सर। तो क्या वो गाड़ी जो है कन्वर्टेबल है मिनी, उसको क्या दोबारा लेकर आएंगे या फिर अभी? नहीं लेके आएंगे, बिल्कुल उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जनवरी में नया सप्लाई शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो कितनी यूनिट लेके आएंगे, कुछ आइडिया? नहीं देखिए, वो अब जैसे हमने शुरू में 50 प्लान करा, तो वो सडनली सेल आउट हो गई। तो हर महीने हम कुछ ना कुछ लेके आएंगे, और अगर हमें लगेगा डिमांड बढ़ रही है तो हम सप्लाई उसकी इंक्रीज कर देंगे। सर, इस साल सरकार ने GST का एक तोहफा दिया ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए, और इससे गाड़ियों के प्राइस काफ़ी कम हुए, लेकिन लग्जरी पर उतना फर्क नहीं आया। लेकिन आप लोगों ने जो प्राइस डिस्काउंट काफ़ी दिए, और उसमें एक मोमेंटम आप लोगों ने बना के रखा। तो क्या मोमेंटम आप आगे भी बढ़ा कर रखेंगे? देखिए, मोमेंटम हमारा जो है, हमने जैसे मैं बताया 13 से 14% ग्रोथ करी हमने आफ्टर कोविड। तो हम चाहेंगे कि ये 13 से 14% जो ग्रोथ है वो बरकरार रहे आगे आने के अगले सालों में भी। और वही हमारा प्लान है कि इसको बरकरार रखा जाए 13-14। क्योंकि जैसे मैं बताया कि 10 नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, 17 मॉडिफिकेशंस लेके आ रहे हैं, अपना नेटवर्क हम एक्सपैंड करेंगे 10 नए सिटीज़ के अंदर। तो मिनिमम हमारा 10% का ग्रोथ है, उससे ऊपर जितना हो जाए बहुत बढ़िया। सर, हमारी सरकार यूरोपियन गवर्नमेंट के साथ एक FTA करार की है, जी। इसके तहत वहाँ से अब हम गाड़ियाँ लाके यहाँ पे बेच सकते हैं। तो इसको लेकर क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? क्या देखिए, नए मॉडल उसके तहत लेके आएंगे इंडिया में? ज़्यादातर मॉडल्स हमारे इंडिया में ही असेंबल हो रहे हैं। जी सर। तो उनके ऊपर इतना बेनिफिट नहीं आएगा। बट इसके अलावा हम हमारी 5% जो गाड़ियाँ हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। जी सर। तो जो गाड़ियाँ हमारे पास यहाँ पे नहीं है, जिसकी असेंबली हम नहीं कर रहे, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन जब फाइनल होगा उसके बाद ही पता लगेगा कि फाइन प्रिंट क्या है उस FTA का। बट जो हम सुन रहे हैं उससे बेनिफिट डेफिनेटली होगा। बट वो CBU गाड़ियों के लिए बेनिफिट होगा, ना कि जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इस साल जो आपने कहा कि 18,000 गाड़ियाँ बेची हैं, जी। उसमें कितनी गाड़ियाँ हैं जो CBU बिकी हैं, और कितनी गाड़ियाँ हैं जो मेड इन इंडिया असेंबल वाली गाड़ियाँ बिकी हैं भारत में? आई थिंक CBUs 1,000 के आसपास होगी गाड़ियाँ। आई थिंक हम आपको एग्जैक्ट नंबर देंगे। जी सर। बट 95% जो गाड़ियाँ हैं वो हम लोकल असेंबल कर रहे हैं। सर, आपकी जो एक स्ट्रेटजी रही है लॉन्ग व्हील बेस, हाँ जी। और काफ़ी अच्छा रहा है इंडिया में, और चाहे वो आपका IX1 हो या फिर 7 सीरीज हो, जो लॉन्ग व्हील बेस है उसकी डिमांड काफ़ी अच्छी रही। जी। तो इसमें क्या आने वाले दिनों में और भी जो गाड़ियाँ उसके भी लॉन्ग व्हील्स लेके आएंगे, या फिर इन्हीं गाड़ियों को कंटिन्यू करेंगे? नहीं देखिए, हमारा प्लान है कि हम लॉन्ग व्हील बेस ऐड करें। हमने 3 सीरीज़ में लॉन्ग व्हील बेस ऐड करा है, 5 में करा है, 7 आपकी ऑलरेडी लॉन्ग व्हील बेस है।
SUVs में हमने iX1 में लॉन्ग व्हील बेस करा है। धीरे धीरे हम SUVs में भी सोच रहे हैं कि अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो उस पर भी लेके आया जाए। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इलेक्ट्रिफिकेशन, लॉन्ग व्हील बेस, हमारा प्लान है कि हम हर गाड़ी में इलेक्ट्रिफिकेशन और हर गाड़ी में लॉन्ग व्हील बेस लेके आएँ। कई चाइनीज कंपनियां हैं जो यूरोप में कंपनी बनाने की कोशिश कर रही हैं और वहाँ से बनाकर इंडिया में इंपोर्ट करके बेचने की प्लानिंग कर रही हैं। तो इससे क्या कुछ जर्मन जो कार कंपनी है उनको क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि आप चाइनीज़ कंपनी का वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट क्या है। जी सर। ऐसा नहीं है कि आपने चाइना से गाड़ी यूके या यूरोप में लेके आ गए और वहाँ से आपने गाड़ी इंडिया में भेज दी। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जो गवर्नमेंट्स देख रही हैं कि कोई इसमें कोई लूप होल निकाल के कोई इस स्कीम को एक्सप्लॉइट ना करे। जी सर। तो आई थिंक जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर वेरी स्मार्ट, और वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कोई इसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। इसकी जो ट्रू इंटेंट है पॉलिसी की, उसको मद्देनज़र रख के ही लोगों को बेनिफिट हो, ना कि आउटसाइड ऑफ दैट। BMW ने इस साल 2025 में ईवी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, तो ये क्या मोमेंटम आगे बना रहेगा? उम्मीद है हमें। देखिए, हमारा ओवरऑल अगर हम प्री GST देखते हैं तो हमारा तकरीबन 17% का पेनिट्रेशन था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। वो बढ़ के 21 पे पहुंच गया, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमारा पेनिट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 23% हो गया। तो अगर अब Q4 23 है तो, और नई 3 गाड़ियां हम और लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नेक्स्ट ईयर, तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल 25% तक होना चाहिए इसका। तो सर, आपने कहा कि नई 3 गाड़ी इलेक्ट्रिक लेके आने वाले हैं, कौन कौन सी होंगी? क्या देखिए, मिनी से होगा या फिर BMW से होगा? देखिए, वो हम आपको जब हम लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट को, हम एडवांस में नहीं बताते हैं, हम थोड़ा जब टाइम आता है उसके पहले ही बता देते हैं। BMW से कुछ रहेगा या मिनी से रहेगा कुछ? मिनी में भी है और BMW में भी, दोनों में है। सर, एक मोटराड आपका एक जी टीम है और उसमें आप लोग 450 बाइक जल्द ही लेके आने वाले हैं जी। तो क्या इसी जनवरी या फरवरी के बीच में आ जाएगा या फिर? देखिए, फर्स्ट हाफ में प्लान कर रहे हैं, और उसका जो एग्जैक्ट डेट है वो भी हम इन्फॉर्म करेंगे, बट फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली वो 450cc हम लेके आएंगे। क्या GST से कुछ असर पड़ा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 450cc, जो 350cc है उस पर GST ज़्यादा है और आप लोग 450cc वाली बाइक लेके आ रहे हैं। देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ रहा है उसमें जी। बट क्योंकि हमारा कोर DNA बिग बाइक्स हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि उससे हम डेटर होके हम आगे गाड़ियाँ ना लेके आए। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा प्राइस, जब इतना प्राइस बढ़ा है, बट हम अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको उतना ही अग्रेसिवली परस्यू करेंगे जितना हम पहले कर रहे थे। तो क्या सर, आने वाले दिनों में जो बाइक आप लेके आएंगे BMW ब्रांड से, मोटराड से, मेड इन इंडिया भारत, वो क्या बिलो 350 भी कर सकते हैं? ऐसा कुछ प्लान? सर, कई लोग थे जो GS10 के फैन थे, उनका कहना है कि आप लोगों ने जो बाइक डिसकंटिन्यू कर दी, बाइक काफ़ी अच्छी थी, नहीं करनी चाहिए थी जी। तो क्या आप लोग उसको रीथिंक कर रहे हैं कि नहीं फिर से उसको लेकर आए? नहीं, देखिए, हमारे पास जो 350 GS और 350R की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास 350RR है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है। जी सर। तो वो ये जो गैप हमने क्रिएट करा है उसका, और उसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, 20% ग्रोथ हुई है RR के अंदर। तो हम चाहते हैं कि वो सेम इंजन है, हाँ। तो वाई नॉट गो टू दिस बाइक जो कि ऑलरेडी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में। इसके अलावा 450, तो आपका 350 में 3 बाइक देने का के बजाय अगर हम एक 350 और एक 450 में दें तो उसमें हम डिफरेंट कस्टमर को केटर कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है जिसके अधीन हम ये काम कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम इससे अपने वॉल्यूम्स को नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे। सर, अभी तक आपके इंडिया में कितने शोरूम में कहाँ प्रेजेंस है? और अभी मैंने देखा है कि जो 2025 में लगभग 2,81,00,000 गाड़ियाँ बिकी हैं, जिसमें इसकी कि 18,000 BMW का भी। फिर 2,81,00,000 ओवरऑल होगा, दो टू व्हीलर मिला के। हाँ, 2 लाख गाड़ी मिला करके, तो उसमें 18,000 आपका भी है। हाँ, और पैसेंजर व्हीकल में करीब 45 लाख गाड़ियाँ बिकी हैं। बिल्कुल। तो अभी सर, इसमें एक नया जो सेगमेंट आया वो है Tier 2 का। जी। तो आप लोग क्या Tier 2 में BMW की प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं या फिर कैसे? जी, अगले साल हम Tier 2 और Tier 3 के अंदर 10 नए सिटी को ऐड करेंगे, ताकि जो छोटे मार्केट, अभी हम 40 सिटी में प्रेजेंट हैं जी, तो अगले साल एंड तक, ईयर एंड तक हम 50 तक पहुंच जाएंगे, ताकि जो छोटे टाउन के कस्टमर हैं जिनको BMW पसंद है लेकिन वो दूसरे सिटी में जाके नहीं खरीदना चाहते हैं, हम उनके पास जाएंगे और अपना सेटअप खोलेंगे ताकि उनको हमारे ब्रांड पे कॉन्फिडेंस रहे और आगे हम इन सिटीज़ में वॉल्यूम इंक्रीज कर सकें। कि GST से लग्जरी गाड़ियों पर उतना असर नहीं पड़ा है, तो क्या आने वाले दिनों में बजट है, तो क्या कुछ सरकार से आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कि हम? नहीं, देखिए, जैसे मैंने बताया, हम बिफोर GST 13% तक ग्रो कर रहे थे। आफ्टर GST लास्ट क्वार्टर में हमारी 17% ग्रोथ हुई है, तो एटलीस्ट BMW को तो फ़ायदा हुआ है। ओवरऑल लग्जरी को शायद फ़ायदा इतना नहीं हुआ, नहीं हो पाया, तो
आई थिंक बाकी लोगों को देखना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ उनको। अच्छा। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि और इस पे टैक्स कम करा जाए, बट हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें जो 5% है उसके ऊपर काफ़ी रूमर्स आती हैं कि अब गवर्नमेंट इसको विड्रॉ करने वाली है, लेकिन उसको हमें अभी 5% रखना चाहिए, क्योंकि अभी पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है। जब तक हम 15% तक नहीं पहुँचते तो इसको टच नहीं करना चाहिए। और इसका कारण ये भी है कि आज के दिन में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो तकरीबन 50% ज़्यादा है इक्विवेलेंट आइस मॉडल से। जी सर। क्योंकि ये 35% का गैप है जीएसटी में, इसके कारण जो हमारा प्राइस पॉइंट है वो 15% महंगा बनता है ईवीज का, क्योंकि आप 35% आपको बेनिफिट मिल गया जीएसटी में। जी सर। अगर हमने इसको कम कर दिया तो जो 15% का गैप आ रहा है वो बढ़ के 25-30 भी हो सकता है। तो फिर जो इलेक्ट्रिक स्टोरी हमने क्रिएट करी है वो फिर डाउन द ड्रेन चली जाएगी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईवीज़ को अभी टच ना करा जाए और इसको ग्रो करने देना चाहिए। और जब बैटरी कॉस्ट डाउन आ जाएगी, जैसे कि बैटरी कॉस्ट आज से कुछ साल पहले 120-25 की थी, फिर वो 100 पे आ गई, अभी सुना है कि लेटेस्ट $80 पर किलोवाट की कॉस्ट है बैटरीज की। तो जब ये 40-50 के आसपास आ जाएगी फिर सोचा जा सकता है, लेकिन अभी इतनी जल्दी हमें उम्मीद नहीं है कि इतनी प्राइसेस डाउन जाएंगी। तो आई थिंक ये सारी इकोनॉमिक्स को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जितना हमने मोमेंटम बिल्ड करा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो सारे का सारा फिजल आउट हो सकता है। बराबर सर, कई ऑटो का जो मैन्युफैक्चरर जो ओईएम है उनका फोकस हाइब्रिड पर है और प्लग इन हाइब्रिड पर भी है। आपके पास ऑलरेडी हाइब्रिड गाड़ियां हैं भी, प्लग इन हाइब्रिड भी हैं, उसको आप भारत में कब तक लेके आएंगे? देखिए, जब भारत की स्टोरी शुरू हुई थी आज से 7-8 साल पहले, तो प्लान यही हुआ था कि गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर फोकस था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और हमने जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करा है या इंडिया रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जर्मनी में भी था, वो सारा हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ही हुआ है। अगर हम इस स्थिति में हाइब्रिड्स को लेके आ जाते हैं तो सडनली आपने जो नैरेटिव बिल्ड करा था 7-8 साल पहले, आप उस नैरेटिव से मूव अवे कर रहे हैं। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस है ओईएम्स का वो शैटर होता है कि आज हमने कुछ बोला, कल को फिर उसको चेंज कर दिया। और ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ना ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते हम। जी सर। और देखो, अगर आप ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो ट्रूली ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स हैं। हाइब्रिड में आपको कितना % फ्यूल एफिशिएंसी मिल रहा है, मे बी 15-20% मिल रहा है, बट फिर भी वो इट इज़ नॉट ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स। तो अगर मान लो हाइब्रिड्स को आपने बेनिफिट दे दिया और वो चल पड़ा, तो सबसे पहले इम्पैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आएगा। तो हमने जो नैरेटिव बिल्ड करा है आज से 7-8 साल पहले कि ईवीज़, तो वो तो सारा डीरेल हो गया ना। जी सर। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इससे क्या है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी लूज़ होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमने जो कमिट करा है पास में उसको फॉलो करा जाए, और ये जो चेंजेस है ऑन द वे वो ना करे जाए। बराबर सर, अगर आपसे पूछा जाए कि आप वित्त मंत्री से क्या चाहेंगे तो आप मैं क्या? कहूँगा कि जीएसटी 5% ही रहना चाहिए इलेक्ट्रिक पर में, और उसको अभी 2030 तक ना छेड़ा जाए। ऐसा क्यों सर? इंडिया में इतना बेनिफिट के बावजूद भी ईवीज़ हर साल 1% नहीं बढ़ पा रहा है। जी सर। पहले 1% था, फिर 2% हुआ, 3 हुआ, अब 4% के पास पहुंचा है 5 साल के अंदर, 5-6 साल के अंदर। तो जब उसकी एक्सेप्टेंस इतनी कम है, और उसका कारण ये है कि जो प्राइस गैप है, मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 50% महंगी हैं नॉर्मल आइस से। जी सर। और 35% का बेनिफिट जीएसटी से मिल रहा है, तो इसलिए गैप 15 से 20% है आइस और इलेक्ट्रिक के अंदर। अगर आपने इसको बढ़ा दिया, जो 15% का गैप है बढ़ के 25 और 30% हो गया, तो ईवीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अभी एट दिस पॉइंट हम इसको ना छेड़ें। एक सर आपसे लास्ट सवाल लूँगा डॉलर के ऊपर में। हाँ जी। डॉलर सर इन दिनों काफ़ी तेज़ी से हाइक हो रहा है, रुपीज़ डाउन होते जा रहा। ऐसे में सर आप लग्जरी कार कंपनी के ओईएम हैं, BMW के आप मतलब करता रहता है, तो ऐसे में आप क्या नहीं चाहते कि हम इसको और लोकलाइज करें और कैसे भी करके हम जो डॉलर को हम कम कर सकें? देखिए, वो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारा 50% अभी हम लोकलाइज्ड है। जी सर। और 95% गाड़ियाँ हम भारत में बना रहे हैं, सिर्फ 5% सीबीयू है। और क्योंकि हमारा पर मॉडल वॉल्यूम्स बहुत कम है, तो इसके बियॉन्ड लोकलाइजेशन अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ पे है, पॉसिबल है, बट अभी उसके बारे में कमिट करना मुश्किल है। बट आपने जो बोला बिल्कुल सही है, और हमारा भी एंडेवर यही है कि हम
ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोकलाइज कर सकें। सर थैंक यू इस आवाज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू।